Am I audible? Yes, ma'am. So I think everybody already has performed the such type of practical in your I think or even या कर चुके होगे या करने वाले होगे. ये सेम डिवाइस इज अवेलेबल इन यूसीएमएस. आपके ये डिवाइस अवेलेबल है तो इसका फोकल स्पॉट का यहाँ आप देखोगे छोटा सा आपको एक फोकल स्पॉट दिख रहा है होगा. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कशन ऑन दैट बीम अलाइनमेंट टूल. ये हमने बीम अलाइनमेंट टूल को लेके पहले भी डिस्कशन किया है. तो हम इसका कॉन्ग्रुएंस मतलब चेक करते हैं कि आपकी जो ऑप्टिकल फील्ड और कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेडिएशन एंड ऑप्टिकल फील्ड एंड बीम अलाइनमेंट ये दो हैं. मतलब एक ही ये दो इंस्ट्रूमेंट दो आपके स्लाइड ये दिख रहा है ना दो अलग अलग हैं. ठीक है. इससे हम दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. एक तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है दिख रहा है ना यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है. ये अगर आप देखोगे यहाँ पे डॉट बना हुआ है तो क्या करते हैं कि इस डॉट को जो इस डॉट की जो इमेज आती है वो इस सेंटर पे आपके कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही है. वी विल चेक इट दैट. बिल्कुल एग्जैक्टली इसको सेंटर में रखते हैं. सेंटर में रखने के बाद जब हम इमेज लेते हैं इसकी और अगर इसकी इमेज आगे पीछे हो रही है या इधर उधर खसक रही है तो दैट मीन्स आपका फोकल स्पॉट का अलाइनमेंट खराब है. दूसरा कॉन्ग्रुएंस का क्या करते हैं कि ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ठीक है दैट्स स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं कि इतना ही स्क्वायर का अब ये कौन ज्वाइन कर रहा है सो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है हम क्या करते हैं कि इस पे हम उतनी ही लाइट ओपन करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है. ठीक है. उतनी ही लाइट हम ओपन करेंगे जितना ये मार्क बना हुआ है ये एग्जैक्टली. अब ये मार्क होने के बाद जब आप एक्सरे की इमेजेस लेते हो या जब आप एक्सरे करते हो तो ये जो स्क्वायर है जब आपकी इमेज में आएगा तो वो आपको बताएगा कि ये शिफ्टेड है या बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है. तो अगर ओवरलैप कर रहा है तो दैट मीन्स आपकी बीम अलाइनमेंट आपकी बिगड़ी हुई है यानी कि उसका जो ऑप्टिकल कॉन्ग्रुएंस है वो बिगड़ा हुआ है. तो आपको क्या करना होगा जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल बंदा आके उसको करेक्ट करके उसके अलाइनमेंट को ठीक करता है. ठीक है. सेंट्रल बीम अलाइनमेंट अब ये शायद मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम 1.5 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है. ठीक है. फोकल स्पॉट यूसी का ही है ये मैं बता चुकी थी मुझे याद है. आई थिंक ये भी मैं बता चुकी थी ये ये वाला ये बताया था. यस मैम, आपने वहां तक आउटपुट तक बता दिया था. वो ये भी सब हो बता गया दिया. था. ये सही हो गया था आउटपुट ये वाला ना यस मैम. है ना. ये आई थिंक ये टोटल फिल्ट्रेशन का भी हो गया था मुझे याद है ये वाला हाँ, इनहेरेंट वगैरह बता दिया था ये भी आपने. हो गया था. ये एब्जॉर्ब थिकनेस और यहाँ से एचवीटी और ये वाला मिनिमम फिल्टर हाँ ये यहाँ तक हो गया था मुझे याद है ये वाला. हाँ. सो फिल्ट्रेशन में देखिए अगर आप देखोगे तो फिल्ट्रेशन में आपको ना ये वाला एक टेबल थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी. ये वाली ये आप टेबल देख रहे हो ना तो इस टेबल में अगर आप ध्यान दोगे अब हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम फिल्टर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन एल्यूमिनियम का जो कंटेंट होगा ठीक है यानी कि एल्यूमिनियम की जो मेटल होगी दिस शुड बी 99.9% उसकी प्योरिटी होना चाहिए. तो ये जो फिल्टर्स हम एल्यूमिनियम फॉइल या एल्यूमिनियम कोई भी शीट लेके नहीं लगा सकते. जो हम लोग नॉर्मल मार्केट में एल्यूमिनियम अवेलेबल होती है हम जो बर्तनों में यूज़ करते हैं वो सम काइंड ऑफ अलॉय होता है. वो एक तरह का अलॉय होता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत फ्रेजाइल होती है बहुत सॉफ्ट होती है. थोड़ा सा बेंड करोगे वो बेंड हो जाती है जल्दी से. जो हमारे घर में यूटेंसाइल्स आते हैं बर्तन होते हैं देखा होगा सिल्वर के भगोने वगैरह ये कढ़ाई पतीले वगैरह होते हैं वो अलॉय होते हैं. एक्चुअली दिस नॉट कम्प्लीटली एल्यूमिनियम. वो एल्यूमिनियम के नहीं बने होते वो कुछ एक अलॉय के साथ मिला के बनाया जाता है ताकि वो हार्ड सरफेस दें और उसमें हीट की टॉलरेंस ज़्यादा हो. जब आप भगोने वगैरह आप देखते हो उसमें देखा ना हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो बड़े बड़े पतीले होते हैं तो वो क्या है हीट टॉलरेट अच्छे से कर सकें. तो एल्यूमिनियम फिल्टर्स का क्या है इट शुड बी 99% 0.9% तक ये आपकी प्योर होने चाहिए और डेंसिटी उसकी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए. अब अगर आपने क्वालिटी चूज कर ली
ठीक है। क्वालिटी चूज करने के बाद जो टॉलरेंस है, यहाँ देखिए आप 1.5 mm एल्यूमिनियम फॉर केवी लेस देन 70 केवी। लेस देन 70 केवी का मतलब क्या है, यानी कि मशीन की जो टॉलरेंस है आपकी, अगर 70 केवी से कम है, 70 केवी से कम है तो आप 1.5 का यूज़ करेंगे। और आपकी मशीन जो मशीन का आउटपुट है, मशीन आपकी 70 केवी, केवीपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। केवी अगर 70 और 100 के बीच में है तो हम 2 mm रखेंगे, और 100 से अगेन देखिए कम है तो हमने ये केवी दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सॉरी 70, ये इक्वल का साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल दिख रहा है, इज विजिबल, विजिबल है या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल होगा तो हम 1.5, ये आपको टेबल आपको क्रिस्टनसन में भी मिल जाएगी। तो ये पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। अच्छा, थेरेपी में ये चीज़ चेंज हो जाती है, थेरेपी में हम ये प्रोसीजर यूज नहीं करते, थेरेपी का अलग है। थेरेपी में और सीटी में वी आर यूजिंग कंपाउंड फिल्टर्स, वहाँ पे हम लोग कंपाउंड फिल्टर्स यूज करते हैं, या ब्रास फिल्टर थेरेपी में यूज होते हैं, लेड फिल्टर्स भी यूज होते हैं थेरेपी में। तो दिस प्रिंसिपल इज विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द थेरेप्यूटिक पर्पस। हम सिर्फ डायग्नोस्टिक के रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज दिखें तो उसके नीचे देख जरूर ले लेना कि वो किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। टेबल काउच का इक्वलेंट टेबल काउच आपका ग्रेटर देन 1.2 mm ऑफ एल्यूमिनियम और इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं रेडिएशन लीकेज लेवल फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग। इस तरह का आई थिंक सेम सर्वे मीटर आपके यहाँ अवेलेबल है, आई थिंक सो सेम सर्वे मीटर है, दूसरा है? यस मैम, यही वाला है ना, मैंने देखा है, मुझे याद है। सो सेम सर्वे मीटर है, ये बहुत कन्वेक्शनल पुराने टाइप का, पुराने ज़माने का कह सकते हैं, अब तो खैर डिजिटल वाले आ रहे हैं और अब तो मल्टी टाइप के आ रहे हैं, बहुत मतलब वो बहुत ही प्रिसाइज रेडिएशन को या मिनिमम रेडिएशन को भी सेंस कर लेता है, तो इसकी रेंज की बात होती है। सो ये रेडिएशन आपका कौन सा सर्वे बताता है, जो सराउंडिंग में होता है, यानी कि अगर आपकी ट्यूब लीकेज हो रही है तो आप कैसे पता करोगे कि आपको मान लीजिए साइड से कोई स्क्रू लूज है और वहाँ से आपका रेडिएशन लीक हो रहा है, तो इस सर्वे मीटर से आप चेक करोगे, उसका फिर प्रॉपर कैलकुलेशंस होता है। ऐसा नहीं है बस घूम घाम के गए और सर्वे मीटर लेके आपका लेके आ गए, नो, इसके टेस्ट होते हैं प्रॉपर, जैसे अभी कॉन्ग्रुएंस वगैरह के टेस्ट हैं, ऐसे ही टेस्ट होते हैं कि आपको 1 मीटर पे लेना है, 50 सेंटीमीटर पे लेना है, फिर आपको दैट मीन्स 36 डिग्री में, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस पे आपको लीकेज मेजर करनी है। यानी कि मान लीजिए आपने ट्यूब के आगे 100 मीटर का आपने चेक किया, ठीक है, सॉरी 1 मीटर का चेक किया, ट्यूब के पीछे चेक किया, राइट और लेफ्ट में, यानी कि हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही डिस्टेंस पे हम रेडिएशन लीकेज हम देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट द डिफरेंट डिस्टेंस। हम डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि कहाँ से लीकेज हो रही है। सेम फिर हम उसको थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा देंगे कि कितना दूर तक इसका लीकेज जा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा है इसमें रेडिएशन लीकेज कितना होना चाहिए, इसमें आपका वर्कलोड कितना है। तो वर्कलोड का पीछे एक फॉर्मूला है, बड़ा हॉरिबल सा देखा होगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाना है आप लोगों ने। ये वर्कलोड वाला, ये डायरेक्टली आपको ये देखिए मेजर केवीपी आउटपुट का है, सॉरी, वर्कलोड का एक ऐसे ही फॉर्मूला है, बड़ा सा फॉर्मूला है, उसको बस आपको याद रखना है, आई थिंक मेंशन है इसमें, नहीं, वर्कलोड का एक फॉर्मूला होता है, तो वी हैव टू पुट इट ऑन दैट। So radiation leakage measurement is carries with the ionization chamber semiconductor based on radiation survey meter for checking the leakage radiation. The collimation of the tube housing should be fully closed and the tube should be energized at the maximum rate tube potential and tube current that kVp. यानी कि आपको क्या करना है, एक तो उसका जो कॉलिमेशन से शटर है वो बिल्कुल हम 100% क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद आपको ट्यूब को मैक्सिमाइज्ड पे यानी कि मैक्सिमम केवी पे ऑपरेट करना है। तो वो हम देखते हैं कि मैक्सिमम केवी पे ऑपरेट करने के बाद आपका कितना लीकेज आ रहा है। आपका एक्सपोजर रेट एट 1 मीटर फ्रॉम फोकल स्पॉट इज मेजर एट डिफरेंट लोकेशन। मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट लोकेशन पे हम चेक करेंगे, एनोड साइड, कैथोड साइड, फ्रॉम बैक एंड टॉप, डिफरेंट डायरेक्शन पे, बट डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द ट्यूब हाउसिंग। फ्रॉम द मैक्सिमम लीकेज रेट, इसकी यूनिट याद कर लीजिएगा कि लीकेज आपसे एग्जाम्स में वाइवा में पूछते हैं, व्हाट इज लीकेज,
एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीकेज, और हाउ मच द लीकेज इज एक्सेप्टेबल। 3 क्वेश्चन है। लीकेज की यूनिट क्या है, ठीक है, मिली पर आर है, और कितनी लीकेज एक्सेप्टेबल है, और ये लीकेज सबके लिए वर्कलोड के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। लीकेज ऐसा नहीं कि सबके लिए एक सी होगी। तो वर्कलोड अगर आपका 180 मिली एम्पियर पर मिनट है इन 1 आवर, तो उसके लिए अलग अलग है। तो ये जो आपका लीकेज है, दैट्स लीकेज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मोडालिटीज एंड अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, ठीक है। ये अलग अलग होती है, ये कोई फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन एक रेंज दी हुई है कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। देखिए, रेडिएशन लीकेज फ्रॉम टू ट्यूब हाउसिंग, मैक्सिमम लीकेज ट्यूब हाउसिंग MA माइनस मिनट इन आवर्स, एक्स मैक्सिमम एक्सरे मैक्सिमम लीकेज रेडिएशन लेवल ऑफ मिली रॉन्टgen, ये इसकी वैल्यू 60 मिनट एक्सरे मिली एम्पियर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। ये बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। टॉलरेंस लिमिट कितनी है कि 1 मीटर पे आपको 1 मिली ग्रे इन 1 आवर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप देखो ना, इसमें ऑलरेडी मेंशन है रेडियोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, सियाम, इंटरवेंशनल डेंटल OPG, डेंटल CBCT, यानी कि आपके इसमें आप देखोगे कि सीटी मशीन नहीं है। यहाँ दिख रहा है आपको, सीटी मशीन का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि सीटी का थोड़ा हैवी होता है, सीटी का अलग है। सो रेडिएशन लीकेज लिमिट एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैमोग्राफी का देखिए 0.2, ये आपकी टॉलरेंस है, ठीक है। डेंटल की टॉलरेंस अलग है, क्योंकि देखो मैमोग्राफी डेंटल में तो बहुत ही कम, ना के बराबर, मतलब उसका रेडिएशन बहुत मिनिमाइज्ड होता है डेंटल का, तो डेंटल का लीकेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपसे देखिए कोई डायरेक्टली ये तो पूछेगा, इतना वैल्यूज कोई नहीं पूछने वाला कि इसका लीकेज बताइए, इसका लीकेज बताइए, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सरे और सीटी का लीकेज पता होना चाहिए, 2 लीकेज आपको पता होनी चाहिए। टेबल टॉप डोज रेट एंड फ्लोरोस्कोपी, टेबल टॉप मतलब यानी कि जहाँ पे आप पेशेंट को लिटा रहे हैं उस पे पेशेंट को कितनी रेडिएशन डोज है। द एयर कर्मा रेट, अगर याद हो आपको कि अगर यूनिट्स में पढ़ा हो कि जो फ्लोरोस्कोपी की रेडिएशन डोज है वो हम एयर कर्मा में मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर इन एयर इन एट द पॉजिटिव वेयर द सेंट्रल ऑफ द यूजफुल बीम एंटर द पेशेंट शेल बी लेस देन 5 सेंटीग्रे पर मिनट, ये for unit without automatic brightness control less than 10 centigrade minute for with unit with ABCD automatic brightness control. The focus to tabletop distance shall not be less than 30 centimeter fluoroscopic equipment, यानी कि आपने क्या किया कि अगर आपने डिस्टेंस, मैंने बोला ना कि डिस्टेंस में भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपके रेडिएशन डोज में पता चला वो नॉर्मल है, लेकिन आपने क्या किया कि डिस्टेंस करीब ले लिया तो वो एबनॉर्मल शो करने लगेगा। So distance should be appropriate. फ्लोरोस्कोपिक इमेज क्वालिटी में हम लोग नहीं जा रहे, ये आपकी इमेज क्वालिटी जो पहले वाले हम लोगों ने चैप्टर पढ़े थे, ये उसमें इसको कंसिडर कर लीजिएगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इमेज क्वालिटी जो हमने पीछे पढ़ा था, वो इमेज क्वालिटी में इसको रख लीजिएगा, इसमें साथ साथ मिलेगा। ये क्यूए टेस्ट है, उसकी पूरी समरी है एक तरह से। और तो नहीं है, हाँ देखिए ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी उसमें पूरा समराइज करके दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो प्लीज इसको आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। AERB की वेबसाइट मैंने आप लोगों को पहले ही बताई, और आई थिंक उसका मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा देखना किस चीज का है,
सिलेबस ओके मैम। चेक सिलेबस। ओके, आपका इधर हो गया एस्टिमेशन। पहले हम क्यू वाला पार्ट कवर करते हैं, फिर एस्टिमेशन डोज वाला पार्ट कवर करेंगे। क्यू इन सिटी देखते हैं इसी के कंटिन्यूशन में। मैम हाँ बोलो। मैम गुड इवनिंग मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा था मैं, वो सोल्व नहीं हो रहा है मैम। वो उस पे था, बेस था मैम, जो कि जो रेडिएशन होती है वो 3 चीज़ पे बेस होती है, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। मैम वो टाइम वाला वो था, उसमें एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। मैं ग्रुप पे सेंड कर दूं मैम? हैव यू चेक इट दिस हैंडी बुक? आपने हैंडी बुक में चेक किया यस मैम। कि मिला नहीं वहाँ पे? मुझे भेजो। मैम मैम मिल नहीं तो नहीं गया था। मुझे। हाँ फिर आंसर है तो सोल्व, वो सोल्व भी है, हम ये समझ नहीं आ रहा ना सोल्व किस उससे कराए। मैं बता दूँ, हैंडी में है। मैम उसमें है मैम, हैंडी से नहीं, हम दूसरी बुक से कर रहा था एक। अच्छा तो एक काम करो, मुझे जहाँ सॉल्यूशन है यस मैम। वो पूरा मुझे सेंड करो, ओके व्हाट्सएप पे मैम, शेयर कर दो मुझे, अलग डाल अलग लेता ग्रुप हूँ में अपना ग्रुप। पर्सनली। हाँ ग्रुप पे ओके शेयर मैम। करो, भेजो जरा। ओके मैम। बोलो। किस चीज़ में? एक मिनट, एक मिनट। एग्जाम्पल एन ऑपरेटर हैंडल 10 मिली क्यूबी। बेटा ये न्यूक्लियर मेडिसिन से क्वेश्चन है ये। But within how much the time is technician will receive the weekly permissible dose? Assume one Vigen, one red। इसमें टिश्यू वेटेड फैक्टर दिया हुआ है, जैसे एक्सपोजर लेवल अलाउ वीकली परमिसिबल। ये पूरा टोटल कैलकुलेशन है। यस मैम। कौन सी बुक से बेटा? मैम ये वो है, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी मैम, थाईलैंड। अच्छा थाईलैंड में है। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, थाईलैंड में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो भाई उसको भी जरा रडार पे रखना है अपने, है
रॉबर्ट, ये बेटा न्यूक्लियर मेडिसिन का क्वेश्चन है बेसिकली। मैम बस ये समझ नहीं आता, इसमें नीचे 30 का स्क्वायर किया हुआ है, वो मैम एक्सपोजर लेवल का क्या फॉर्मूला होगा वो पूछना था बस। बेटा ये इसमें वही चीज है, इसमें वर्कलोड का फॉर्मूला है एक्चुअली। ओके मैम, मैं बताती हूँ, ठीक है मैम। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया है ना कि डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर दिया, फॉर्मूला इसमें मेंशन नहीं किया है। यस मैम, वही पूछना था मैम। मैं अभी बता, इसका बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है एक्चुअली। इसको चेक कर, ये फॉर्मूला आपको उसमें भी मिल जाएगा। इजी सा ढूंढ के बताती हूँ। इसमें तो पता नहीं क्या कर दिया। एक मिनट रुको, मैं बुक में चेक करती हूँ, हिंदी की बुक में। ये एक्चुअली बेटा फॉर्मूले बेस्ड है, वो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर यू मिस दैट फॉर्मूला, दैट्स व्हाई यू हैव, इन्होंने क्या किया है ना, ये फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है और डायरेक्टली इन्होंने फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर दिया है, दैट्स द रीजन। मैं इसी बुक में देखो हैंडी में ही देखती हूँ, मिल जाएगा। चेक करती हूँ तो आपकी क्वेरीज इसमें क्लियर हो जाएगी कि, क्योंकि ये अभी है तो डेफिनेटली इस तरह का, पता नहीं यार कैसे बच्चों को दे देते हैं यार इस तरह के क्वेश्चन, जो कोई पढ़ाया ही नहीं है, बिल्कुल इतना हिडन करके। रेडिएशंस क्वांटिटी, क्वांटिटी, रेडिएशन बुक में ढूंढ रही हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, 91 पेज नंबर, रेडिएशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे रेडिएशन डोजीमीट्री वाला ये वाला क्वेश्चन है, मुझे अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मुझे लेकिन याद दिलाना जब हम अभी वो पढ़ेंगे ना एस्टिमेशन ऑफ रेडिएशन डोज, ये उसमें है आपका, ठीक है। उसमें ये पार्ट ऑलरेडी कवर्ड होगा, जो अब जब हम डोज एस्टिमेशंस पढ़ेंगे ना, कि हम रेडिएशन की डोज को, एक्सरे की रेडिएशन डोज कैसे करेंगे, ठीक है, और सीटी की डोज एस्टिमेशंस कैसे निकालेंगे, फ्लोरोस्कोपी का कैसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी उसमें पार्ट कवर हो जाएगा। आ गया देखो, मेजरमेंट ऑफ कैलोमेट्रिक डोजीमेट्री, फोटोग्राफिक। मैम वैसे एक फॉर्मूला है, मैं आपको एक बार व्हाट्सएप कर दूँ, एक बार आप बता देना, वो ठीक है मतलब। वो तो मैं तुम्हारे अभी इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मैं बता रही हूँ, उसमें स्क्वायर वगैरह है जो आपका, चेक कर रही हूँ मैं, बुक वही एक्सप्लोर कर रही हूँ। एक मिनट को मैं चेक कर रही हूँ इसमें क्या है।
dose of tissue, body, high voltage radiography, low voltage radiography, contrast media, रेडिएशन ये रहा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स यहाँ मिलेगा. Just a minute, current ionization chambers, user ionization from GM counter. ये एक्चुअली मेरे पास पूरा है डिटेल्स में, चेक कर रही हूँ. नो 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 नॉट दिस फॉर्मूला, नहीं बेटा ये नहीं है, ये नहीं है. मैं बताऊंगी वो जब उसी, मुझे जब याद दिलाना, अदरवाइज पूरा टाइम खराब हो जाएगा अभी. यस मैम, ठीक है मैम. जब हम वर्कलोड वगैरह पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वर्कलोड वगैरह, वो जहाँ एस्टिमेशन ऑफ रेडिएशन डोज है ना, यस वहाँ मैम. पे आपको सारा मिलेगा. ओके मैम. इसमें समीशन का साइन आता है, स्क्वायर भी आता है. तो ये मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है एक्चुअली. वो सीटी का वर्कलोड अलग निकलता है, ठीक है, एक्सरेज का अलग निकलता है, फ्लोरो का वर्कलोड का फॉर्मूला अलग होता है, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं. तो वो वही फॉर्मूला है एक्चुअली. इन्होंने क्या किया हुआ है कि डायरेक्टली फॉर्मूले को सॉल्व करके डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दिया है. इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पे भी कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है. समझ गए? मैम एक चीज़ और पूछनी थी, अगर जैसे ऐसे कुछ डाउट होते हैं तो हम आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्लास होने का वेट करें? बेटा शाम के टाइम, मुझे क्लास के टाइम पे ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिन भर में इतना मैं खुद इतनी बिजी रहती हूँ कि वो चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि तुम लोग के लिए मैंने टाइम ही अब अलग रखा हुआ है. क्योंकि दिन भर में मेरे खुद के अपने स्टूडेंट्स हैं और इस टाइम पे हमारे इंटर्नशिप के बच्चों के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. तो मेरे अंडर में 30-35 बच्चे हैं अराउंड. ठीक है, तो थोड़ा सा अभी उसमें मेरा थोड़ा बिजी चल रही हूँ. तो वही तुम करोगे भी मैसेज तो मेरे से मिस हो जाएगा फिर इधर उधर. थोड़ा सा ये कि इसी टाइम पे कर दिए तो मैं चेक कर लूँगी साथ के साथ. यस मैम. सिटी की वे किधर गया है, पूरी पूरी वो है मेरे पास. देखिए मैं भी आई एम सर्चिंग अबाउट, तो है मेरे पास, लेकिन इस टाइम पे इतना सारा डेटा है. सिटी रेडिएशन बुक्स मिल गया. देखिए आप लोगों ने CTDI का पढ़ा है कुछ? हैव यू एनी आइडिया अबाउट CTDI? कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स. मैम बस ये पता है मैम कि उसमें एक फैंटम यूज करते हैं उसके लिए. हाँ, और क्या यूज करते हैं? एनीथिंग और आइडिया बताओ. मैम वैसे मैम आंसर आपका एग्जैक्ट याद, ठीक है? क्या बताओ? मैम अभी एग्जैक्ट से याद नहीं आ रहा मैम. देखो सीटी की जो रेडिएशन डोजीमेट्री होती है ना, वो बहुत अलग तरीके से होती है. सीटी की जो डोजीमेट्री होती है, मान लीजिए, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, वो इमेजेस देख के ही समझ में आएगा. पेपर्स, रिसर्च, असल में मेरे में इतने रिसर्च पेपर्स भरे हुए हैं. वैसे मैं तुम लोग फोल्डर अलग ही बना के रखूंगी.
चलो एनी हाउ मैं एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्टली हैंडी से ही पिक करती हूँ, हैंडी में होगा ज़रूर। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, फर्स्टली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसको बाद में आपको उसको डिटेल्स में समझाती हूँ। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ जस्ट बेटा, जस्ट विजिबल। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को उसको एक्सप्लेन करती हूँ फॉर द राइटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। और क्योंकि मैंने CTDI के ऊपर ना बच्चों को भी अपने नोट्स लिखवाए हैं बहुत अच्छे से, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उनको बोलती हूँ, तो आप लोगों को बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। टेक इट दैट। ले लिया? यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। अभी बस रुक जाइएगा, इसमें सिंगल स्लाइस और मल्टी स्लाइस का ऑप्शन है। डेली का मेरा काम है, वो मुझे इस टाइम पे प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, कमाल है, मैंने एक क्लिक में मेरे निकल आती है। दोबारा सर्च करती हूँ। और आज मुझे सीटी डोसिमेट्री की PPT नहीं मिल रही है। Look at broken slides. हाँ देखिए, एक मिनट, नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे। अंशिका, क्या नाम है बेटा, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टेक्स्ट करोगे ना, तो लास्ट जैसे आज की क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास के टॉपिक के लिए मुझे कंटिन्यू टू भी मतलब टॉपिक भी टेक्स्ट कर दिया करो, ताकि मैं थोड़ा सा पहले से रख लिया करूँ उसे सर्च करके, अदरवाइज
टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, यस मैम। देखो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सीटी, ये सारा पढ़ा हुआ है, सीटी नंबर्स एंड ऑल सारी चीज़ें यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीटी के जो रेडिएशन डोजीमेट्री है वो हम करते कैसे हैं। सीटी में दो मोड्स होते हैं। ठीक है, दो मोड्स होते हैं, एक तो आपका होता है ये दिस वन। आपको मालूम आपकी सीटी में दो मोड्स होते हैं, वन ऑफ द इसको बोलते हैं हम सिक्वेंशियल मोड और दूसरे को बोलते हैं हम हेलिकल मोड। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि हम जो एक्सरे ट्यूब होती है वो पहले पूरा 360 डिग्री पर रन करती है, फिर वो वापस जाती है अपनी जगह, फिर दोबारा से स्कैन लेती है। यानी कि जैसे हम सैलेड में क्यूकम्बर को कट करते हैं ना, एक तो हम सैलेड में होता देखा होगा कि हम नॉर्मली उसको रिंग मतलब नॉर्मल करके हम कट करते जाते हैं स्लाइसेस में। तो अगर हम जो भी डेटा हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल मोड। सिक्वेंशियल मीन्स एक एक करके हम स्लाइस ले रहे हैं, और एक होता है हेलिकल मोड या स्पाइरल मोड। उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का कंटिन्यूअस डेटा लेते हैं। अब पेशेंट का जो कंटिन्यूअस डेटा हम लेते हैं, अब उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, जो बिहाइंड दिस मल्टी स्लाइस डेटा, जब हम पीछे का डेटा हम एक्वायर करते हैं तो क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट स्लाइस को कट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन हम पीछे की स्लाइस का जरूर लेते हैं ताकि वो उसकी कंटिन्यूटी को बना सके। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग सैलेड को डिजाइनर करके बनाते हैं तो उसमें देखा है ना कि क्यूकम्बर को इस तरीके से डिजाइन करके कट करते हैं कि एक वो स्पाइरल रिंग टाइप बन जाए, देखा ना, लंबा सा एक छल्ला सा बन जाता है, देखा है। अगर क्यूकम्बर को हम पूरी तरह कट ना करें, उसके पीसेस को जोड़े रहने दें एक दूसरे के साथ, हम पीसेस में ना कट करके उसको कंटिन्यूटी में करें, तो उसको हम बोलेंगे हेलिकल मोड। यानी कि जो स्लाइसेस हैं ये स्लाइसेस आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके पीछे क्या, उसके पीछे भी एक अलग साइंस होती है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, इसी वजह से दैट्स द रीजन कि आपकी ये स्लाइसेस देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये स्लाइसेस सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग ऑफ दिस स्लाइस, दैट्स व्हाई हेलिकल मोड ऑलवेज हैविंग द हायर रेडिएशन डोज, क्योंकि आपकी जो स्लाइस है वो कहीं ना कहीं दो बार एक्सपोज्ड हुई है। एक बार तो अपनी जो उसने डेटा एक्वायर करना है वो, और जब वो नेक्स्ट स्लाइस में जाएगा यानी कि नेक्स्ट कट लेगा तो थोड़ा सा कट वो पीछे से कनेक्टेड होगा, तो थोड़ा सा इसलिए तो हमारा हेलिकल मोड में कोई भी डेटा मिस नहीं होता है क्योंकि हम पूरा रीजन कवर कर लेते हैं। लेकिन सिक्वेंशियल मोड में क्या होता है कि अगर आप 5 mm की स्लाइस ले रहे हो तो 5 mm का या 2 mm का आपको गैप रखना पड़ता है, तो उस गैप में डेटा मिस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हेलिकल में डेटा वो नहीं होता है, आपका मिस नहीं होता। अच्छा, हेलिकल में एक और चीज़ है, आप अगर आपने देखा हो, नोट किया हो कि हेलिकल में हम थिन स्लाइसेस लेते हैं, बहुत थिन स्लाइसेस होती हैं। दैट्स व्हाई इन ऑलवेज हेलिकल मोड से रेडिएशन विल बी हाई। हेलिकल में रेडिएशन मोड बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये अब आप यहाँ देखेंगे, दिस इज द सीटी रेडिएशन डोज। इसको हम मेजर करते हैं CTDI वॉल्यूम से। अब CTDI वॉल्यूम क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स। ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट और बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, मतलब इज़ नॉट गिव यू द एक्यूरेट रेडिएशन डोजीमेट्री। तो ये क्या करता है, ये आपके स्कैनर्स की रेडिएशन डोजीमेट्री बताएगा, नॉट द एग्जैक्टली पेशेंट्स। उसमें क्या करते हैं कि पहले पेशेंट्स का पहले हम एक फैंटम या उसका डेटा हम उसमें सब फीड कर देते हैं, मतलब एक एनालिसिस निकालता है। शायद जो लोग मास्टर्स में हैं उन लोगों ने इसके पे काफ़ी लोगों ने डिजर्टेशन भी किया है, मेरा भी इसी पे डिजर्टेशन था कि पहले एक हमारे फैंटम की जो फैंटम से हम रेडिएशन डोजीमेट्री करके, और वो एक एनालिसिस के लिए होती है। मान लीजिए जैसे फैंटम का स्टैंडर्ड है वो तो सभी के लिए सेम आएगा भाई, फैंटम का तो भाई इक्वल थिकनेस होता है। मान लीजिए फैंटम में आया 2 मिलीसीवर्ट्स। अब हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उस 2 मिलीसीवर्ट्स के साथ वो कंपैरिजन करता जाएगा।
कि भाई उसके अकॉर्डिंग देखते हुए आपकी रेडिएशन डोज इतनी है, आपकी फैंटम के अकॉर्डिंग इतनी है, वो मतलब हर एक रेडिएशन डोज को, हर एक पेशेंट की रेडिएशन डोज को फैंटम के साथ कवर करेगा और कंपेयर करेगा कि भाई ये फैंटम ने रेडिएशन डोज फीड की है, मतलब जो कि स्टैंडर्ड है, और उससे आपको बियॉन्ड नहीं जाना है। तो हम इसलिए ये AAPM जो आपकी एसोसिएशन है, इन्होंने एक और आगे का मेथड दिया, ये एस्टिमेशन, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन। ये काफ़ी एक्यूरेट मेथड है सीटी डोजीमेट्री को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये एस्टिमेशन आपकी जो ये आपका CTDI का एक आगे का स्टेप है। इवन CTDI वॉल्यूम का मतलब क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को कवर कर रहा है। इसमें CTDI 3 तरह के होते हैं। CTDI W भी होता है जो कि टिश्यू वेटेड को इंडिकेट करता है, इसमें CTDI 100 भी होता है, CTDI इन्फिनिटी भी होता है। इसको मैं आपको अलग अलग डिफाइन करूँगी, लेकिन अभी मैं जस्ट डेफिनेशन बता रही हूँ कि CTDI को हम रेडिएशन डोज को हम CTDI में मेजर करते हैं, बट CTDI इज नॉट अ एग्जैक्ट मेथड to measure the radiation dose. It will give the only the quantitative analysis of the radiation dose for the scanner analysis. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डोज निकालनी है, बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक, तो साइज स्पेसिफिक डोजीमेट्री से हम निकालते हैं इसको। ठीक है, इसमें जैसे अगर याद हो पीछे आपने ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोजीमेट्री आपने पढ़ा था कि रेडिएशन आपकी 20 मिली सीवर्ट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज है। तो इसी तरह से आपकी सीटी की भी एक लिमिटेशन है कि सीटी जो है आपकी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अगर आप सिटी स्कैन करवा रहे हैं तो आपका सिटी स्कैन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो भी एक डोजीमेट्री अलग है। ये देखिए मल्टीपल स्कैन एवरेज, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगी आपको। इसका पहले इसमें एक डोज लेंथ प्रोडक्ट भी होता है। इसमें डोज लेंथ प्रोडक्ट में क्या होता है कि CTDI जो वॉल्यूम आपका आया, CTDI वॉल्यूम में हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ स्कैनर को, यानी कि आपने जितना पेशेंट का स्कैन लिया उसकी लेंथ को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। उसको बोलते हैं DLP, डोज लेंथ प्रोडक्ट। तो स्कैनर में आप लोग जाके नोटिस करना, सिटी स्कैन में जो लास्ट में एक स्लाइड आती है उसमें एक डोज प्रोफाइल आती है पेशेंट की, ब्लैक कलर की, उसमें दिया होता है CTDI वॉल्यूम और DLP, उसमें मेंशन होता है ऑलरेडी। नहीं, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को सभी। इसको डोज प्रोफाइल बोलते हैं। इसकी इमेजेस ये अच्छा है, ये हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। CTDI आपका कैसे डोज लेता है, इसमें CT स्कैनर का कहाँ गया, डोज प्रोफाइल आती है। ये दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, कुछ इस तरह की लास्ट में स्कैनर में कभी आपने देखा है, चेक किया है, हैव यू चेक इट? कुछ इस तरह की डोज प्रोफाइल आती है, ये एक्सरे की प्रोफाइल है एक्चुअली। ये देखिए चेस्ट, हेड, सबकी आपको मिलेगी, टोटल DLP कितना है, कुछ इस तरह की एक डोज प्रोफाइल आएगी आपके पास लास्ट में। हर स्कैनर में जरूर आती है, हर स्कैनर में एक लास्ट में इस तरीके की इमेज जरूर होगी। तो ये आपकी डोज प्रोफाइल होती है एक्चुअली। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको एक्सियल और हेलिकल। एक्सियल मतलब आपका
इसमें स्काउट को नहीं में काउंट करते हैं, जो स्काउट हम पेशेंट का लेते हैं उसको हम इसमें काउंट नहीं करते। यानी कि पेशेंट का एक हमने स्कैनर कैसे लिया, एक्सेल लिया, दूसरा इसका हेलिकल लिया। अब दोनों की डोज में देखो कितना फर्क है। ये डीएलपी मीन्स यानी कि जितना स्कैन हुआ है उसकी लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ स्कैनर में ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होकर आता है, कुछ स्कैनर में मेंशन किया हुआ होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर होता है कि जी ने कुछ दिया है, उसने कुछ और दिया है, अलग अलग होते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा, आपके यहाँ डेफिनेटली स्कैनर में जो पेशेंट के स्कैन हुआ होता है उसमें ये डोज प्रोफाइल जरूर दी हुई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट मैं कल नहीं लूँगी, कल आप लोग के सीनियर्स की क्लास लेनी है मुझे। कल तो संडे है, फिर संडे में तो मैं पूछते हूँ, अगर प्रेफर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है। संडे में और बाकी क्लासेस होती हैं तुम लोग की क्या? नो मैम। ठीक है, तो संडे नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, फिर मंडे तो खैर नहीं, मंडे फिर उन लोगों की लूंगी, फिर ट्यूसडे लूंगी आप लोग की क्लास। ठीक है मैम, टॉपिक विल बी क्यूए इन सीटी ना, टू रिमाइंड यू। हाँ राइट, क्यूए इन सीटी। ओके मैम। ओके चलो बोलो क्या। हाँ बोलो। अब शेयर करोगे तो मैं बताऊं, जो ऐसे समझ मतलब एकदम रैंडमली समझ में नहीं आएगा ना। कौन सी टेबल? मैम उसमें उन्होंने ऐसे स्केल लिखा है कि ऑल द डायमेंशंस आर इन रेशियो ऑफ 1:50 और उन्होंने जो रेशियो जैसे मैमोग्राफी का लिया है तो 300x350 सेंटीमीटर है। तो वो चीज समझ नहीं आई कि वो कैसे बता रहे हैं। लेट्स मी चेक। यहाँ था ना कुछ मैम, लेआउट के अंदर ही लिखा हुआ है। लेआउट किधर है? गाइडेंस, क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन। आई विल सेंड यू वन। हाँ भेजो जरा। ये रहा लेआउट शील्डिंग गाइड्स, ये रहा। किस चीज का पूछ रहे हो? एक्सरे का किस चीज का पूछ रहे हो ये बताओ। ये रहे सारे मैम सब में ऐसे ही लिखा हुआ है, सारों में। ये वाला ना, दिस वन? यस यस यस। सर्विस लाइन मॉडल लेआउट सीटी एंट्री। वन इज टू 50 का रेशियो दिया है इन्होंने, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज टू 50 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर किस चीज़ का लिया है और इस टू 50 सेंटीमीटर किसका लिया है? आई थिंक ये रेशियो ये है बेटा कि आपकी मतलब 1 सेंटीमीटर अगर मशीन ऑक्यूपाई करेगी तो 50 सेंटीमीटर ज़मीन ऑक्यूपाई करनी चाहिए। समझ गए? यानी कि आपकी दैट मीन्स कुछ इस तरह से रेशियो होना चाहिए कि आपकी जो मशीन का रेशियो है और जो आपने एरिया कवर किया है इट शुड बी 1:50%। समझ में आ रही है? दैट मीन्स एरिया आपका बड़ा चाहिए। अब यहाँ देखिए, अ वॉल ऑफ द एग्जामिनेशन रूम इज 23 सेंटीमीटर और 9 इंचेस थिक मेड ऑफ ब्रिक। अब इसमें भी ऑप्शन होते हैं, इसमें भी मैं बता दूं, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि मान लीजिए वो ये कहता है कि नहीं जी हम ईंट की दीवार नहीं बनाएंगे, हम आरसीसी की दीवार बनाएंगे, तो ये थिकनेस घट जाएगी।
क्योंकि आरसीसी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ब्रिक, और ब्रिक की टाइप के ऊपर भी होता है। तो अभी ये तो बहुत पुराना लेआउट बना हुआ है, एक्चुअली बहुत पुरानी कैलकुलेशन है, बट आज के ज़माने में बहुत सी ऐसी टेक्निकल ब्रिक्स आ रही हैं जो केमिकल्स की बनी हुई आ रही हैं। वो कन्वेक्शनल जो मिट्टी वाली लाल वाली ईंटें आया करती थी, अब अगर अक्सर देखा हो बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं, देखा है आप लोगों ने, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगते हैं, जिसको डस्ट ब्रिक बोलते हैं। तो इसी तरीके से अब कहीं कि अगर आपको किसी हाइट पे बनाना है तो इसमें स्पेसिफिक केमिकल्स और रेडियो प्रोटेक्टिव केमिकल्स मिलाई जाते हैं, तो वो भी ऑप्शन हर पास अवेलेबल है। हाँ बोलो। मैम फिर जो रूम के डायमेंशंस दे रखे हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे 400 सेंटीमीटर और 200? नहीं, देखो इसमें नहीं, इसमें देखो मेरी बात समझो, इसमें सिटी का एंट्री दिया हुआ है, एग्जामिनेशन टेबल, इलेक्ट्रॉनिक वीविंग ऑफ ग्लास 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो वीविंग ग्लास जो कि आपके ये वाला जिसको हम कंसोल बोलते हैं, जहाँ से आप ये अपनी मशीन को ऑपरेट करोगे, ठीक है, उन्होंने दे दिया अपना कि भाई ये साइज होना चाहिए। डोर आपके डबल लेड लीफ लगे होने चाहिए, यानी कि डोर के आगे पीछे दोनों जगह लेड लगी होनी चाहिए, और आपके यहाँ पे ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, स्केल ऑफ 1:5। 1:5 का मतलब क्या है? 1:, मतलब एक, आप जो भी एरिया ले रहे हैं, ठीक है, आपने दैट मीन्स जमीन को मान लो आपने 50 मीटर की जमीन ले ली, ठीक है, तो 50 × 1 मीटर जो है वो आपका एरिया ऑक्युपाइड होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं, इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं, देखो यहाँ पे मैं जाती हूँ, यहाँ देखो, इसमें जाओगे ना, वो तो उसके लेआउट्स हैं, लेआउट्स एंड शील्डिंग गाइड्स, देखो यहाँ मिलेगा शायद कहीं। देखो ये वाला डॉक्यूमेंट खोल के देखा आप लोगों ने? ये देखो, ये देखिए सिटी का लेआउट है, दिख रहा है? ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम आइसो सेंटर, आइसो सेंटर का मतलब क्या है? दैट मीन्स आपकी मशीन सेंटर में होनी चाहिए, उसका डिस्टेंस आपका इधर इधर जो है इक्वली होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे ना, कंक्रीट का अलग दिया, स्टील का अलग, इसमें ऑप्शंस लेके चल रहे हो, ठीक है। जो रेशियो दिया है, जहां तक मेरी नॉलेज में है, वो आई थिंक मशीन की ऑक्यूपेंसी का ही दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर एरिया आपका मशीन कवर, और 50 सेंटीमीटर आपकी जमीन खाली होनी चाहिए। सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा एरिया हो गया, और 1:, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें उसी के हिसाब से होगा, जहां तक मुझे पता है। और ये कोई फिजिसिस्ट ही अच्छे से बता पाएगा इसका। श्रीवास्तव सर क्लास लेते तुम लोग की? क्यों बेटा नहीं लेते? चलो, मैं किसी, हमारे यहाँ के क्या ही फिजिसिस्ट हैं, मैं उनसे एक बार कंफर्म करती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, इसकी ऑक्यूपेंसी को लेकर ही है ये, जहाँ तक मैं श्योर हूँ। क्योंकि ये मेरा, मैंने कहा ना बेटा, ये मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं है, बट हम लोग उतना ही पढ़ाते हैं, हम लोग इतना बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि क्यूए जो है वो फिजिसिस्ट का पार्ट होता है, ये आप टेक्नोलॉजीज का पार्ट है ही नहीं है। क्या बेटा आकांक्षा कुछ कह रहे थे? आकांक्षा, आर यू सेइंग समथिंग? हेलो मैम, हाँ हाँ, आपको आवाज आ रही फिर है? हम लेआउट में स्केल क्या लिखेंगे फिर मैम हम? आपको क्योंकि हम तो रैंडम बनाएंगे ना। आपको कोई चेंजेस नहीं करने, जो है एज इट इज ही लिखना है। वो AERB का प्रिसाइज है, आप लोगों ने कोई चेंजेस नहीं करने। समझ में आया? कुछ भी नया अपनी तरफ से नहीं लिखना है, आपको सेम चीज खुद से ड्रॉ करके लिखना है, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल असाइनमेंट दिया है, कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं दिए बेटा। इसमें देखो ये वाला किधर गया, ये वाला, अगर आप लोग को नहीं मिल रही है तो मैं इसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पे जाइए, देखिए ये सारे लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स को उठाना है, इसको हाथ से बनाना है और सीधे लिखना है।
ये आपको खुद से बनाने हैं बस, सिंपल। सिर्फ इतना ही असाइनमेंट दिया है। हाँ मैम, we were just confused about the scale only. We thought it was the dimensions of room. No, 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 So no, that's no, why. no, 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 it's not the dimension. All dimensions are in centimeters. अब ये देखो ना, all dimension, all लिखा हुआ ना, all dimensions are in centimeters. ठीक है, ये जहाँ तक ये एरिया से ही रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या चीज़ है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। बट इसको मैं एक बार और कंफर्म कर लूँगी श्रीवास्तव सर से, इसका क्या मतलब है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं फ्रेंकली बताऊँ, क्योंकि इट्स नॉट माई पार्ट, ये हम लोगों का पार्ट नहीं है ना, हम बच्चों को इतना डेप्थ में पढ़ाते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये लेआउट्स आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, एज इट इज इस लेआउट्स को ऐसे ही खुद से ड्रॉ करना है, और ये वाले क्वेश्चंस लिखने, एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन खुद से लिखना है, दैट्स ऑल। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, सिंपल असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay मैम। ओके, Thank you मैम।